everyone, welcome to Sri Ram's IS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar, where every day we used to have this session of news analysis. आज जो हमें डिस्कस करना है, there is a list in front of you that we'll talk about. दो आर्टिकल्स हैं, एडिटोरियल्स हैं हिंदू के जो आज हमें डिस्कस करने हैं. पहला तो बेसिकली डिजास्टर को लेकर है, अ बिग स्टेप इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ डिजास्टर्स. तो ये आर्टिकल आपके जीएस पेपर 3 के साथ आप इसको लिंक कर सकते हो. एंड विल टॉक अबाउट द अप्रोच दैट शुड बी टेकन. इंडिया की अप्रोच क्या है. तो बहुत अच्छा एक आर्टिकल है. और अभी तो फ्रीक्वेंट जो डिजास्टर्स हो रहे हैं, जो फ्लडिंग हमने देखी है, अर्थक्वेक, साइक्लोन्स, तो उन सबको के कंसर्न में ये आर्टिकल लिखा है. उसके बाद है इज देयर अ रूरल बायस इन द नेशनल सर्वे. तो बेसिकली इस आर्टिकल को हम कवर करेंगे. सर्वे रिगार्डिंग है कि सर्वे की जो मेथोडोलॉजी है, अब वो उसको वी हैव टू इम्प्रूव अ बिट ऑफ इट, पार्ट ऑफ इट. सो विल टॉक अबाउट इट. ये दो एडिटोरियल्स लेंगे और उसके बाद इंडिया क्लाइमेट एनर्जी डैशबोर्ड के बारे में बात करेंगे बाय नीति आयोग. फिर कलागढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, उत्तराखंड के अंदर है, कहाँ लाई करता है, रिवर इससे एसोसिएटेड, वो कवर करेंगे. स्टार सी इनिशिएटिव क्या है, सोलर अलायंस को लेकर है. तो जीएस पेपर 2 पेपर 3 दोनों से लिंक होता है. सो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी. लेकिन उससे पहले ये सेशंस डेली देखा करो, क्योंकि डेली देखोगे तभी कोई पर्पस होगा. एक दिन आके 4 दिन देख, मतलब एक दिन आए 4 दिन गायब हो जाने से कोई पर्पस नहीं रह जाएगा इसका. और अच्छे लगते हैं सेशंस तो लाइक ज़रूर करो बाय मार्किंग योर अटेंडेंस. यू कैन शेयर दीज सेशंस विद योर अदर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल. सो शुरू करते हैं हमारा आज का पहला आर्टिकल, जो कि बात कर रहा है अ बिग स्टेप इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ डिजास्टर्स. डिजास्टर्स आर हैपनिंग मोर फ्रीक्वेंटली अराउंड द वर्ल्ड. सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ग्लोबल. देखो अब हर चीज इंटरकनेक्टेड है. लॉस ऑफ लाइफ होता है. इसके पीछे का रीजन मेन तो क्लाइमेट चेंज, सबको ही पता है, विच इज ऑलरेडी अफेक्टिंग अस. रिसेंटली हीट वेव्स हिट 3 कॉन्टिनेंट्स. ह्यूज फॉरेस्ट फायर्स हुई हैं ग्रीस में भी, कनाडा में भी. यमुना रिवर्स जो हैं दिल्ली में, इट फ्लडेड दिल्ली कॉजिंग डैमेज. सो इन डिजास्टर्स की जो कोस्ट है वो तो मतलब ये आर्टिकल में ही सब कुछ है, दैट इट इज नॉट येट नोन. लेकिन एक चीज क्लियर है कि वी नीड टू टेक मोर एक्शंस टू प्रिवेंट दीज काइंड ऑफ लॉसेस. हम क्या करते हैं, डिजास्टर होने के बाद जिंदगियां जो जाती हैं, जो लाइवलीहुड जाती हैं, फिर पैसा देना, उस इम्पैक्ट को रिड्यूस करना. तो इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी आफ्टर द डिजास्टर हैपेंस, आपको पहले इन्वेस्ट कर लेना चाहिए ताकि यू रिड्यूस दैट इम्पैक्ट, यू प्रिवेंट दैट इम्पैक्ट. तो वही हो गया ना कि जब चीज हो गई फिर उसके बाद पैसा लगाया, तो उससे पहले ही अगर 4 पैसे हम लगा ले और इस पे इन्वेस्ट कर ले. अब ये इन्वेस्टमेंट ऐसी है ना जो लॉन्ग टर्म में दिखती है. एक रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, उसका इम्पैक्ट आपको लॉन्ग टर्म में दिखेगा. मैं आपको कहती हूँ रोज 8 घंटे पढ़ो. एक दिन पढ़ा, 4 दिन नहीं पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, 1 दिन नहीं पढ़ा, वो जो इनकंसिस्टेंसी है, अगर आप ये डेली करो, आपको इसका इम्पैक्ट आज नहीं दिखेगा लेकिन साल बाद दिखेगा. तो यही ये आर्टिकल भी कह रहा है, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी आफ्टर डिजास्टर हैपेंस, यू शुड इन्वेस्ट, और ताकि पहले ही टू प्रिवेंट दैट इम्पैक्ट. सेंडाई फ्रेमवर्क फिर इसने रेफर किया. देयर इज अ प्लान, वो सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 से 2030 का, जिसका एम क्या है, टू रिड्यूस द रिस्क एंड लॉसेस दैट आर कॉज्ड बाय डिजास्टर्स. ऐसा है, देखो ये नहीं कह सकते कि प्रोग्रेस नहीं हुई है, प्रोग्रेस हुई है, लेकिन दैट इज नॉट एनफ. अगर हम विद अ सेंस ऑफ अर्जेंसी काम करें, फोकस करें ऑन द वेलबींग ऑफ पीपल, तो हम डिजास्टर के लॉस को बाय द ईयर 2030 सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हैं. रही बात इंडिया की, तो इंडिया के काफी अच्छे इनिशिएटिव्स यहाँ पर मेंशन हुए हैं. इंडिया की मतलब अभी इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी थी, तो वहां पर भी इंडिया क्रिएटेड दिस फर्स्ट एवर G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप. आपसे पूछा जा सकता है, ऐसे आर्टिकल्स आ सकते हैं आपके पास लिखने के लिए, तो ये सब चीजें आप उसमें मेंशन कर सकते हो. फॉर दैट मैटर आपके पास आ जाता है द अर्जेंसी, व्हाई देयर इज एन अर्जेंसी टू एड्रेस दिस क्लाइमेट चेंज, और उससे हो क्या रहा है, राइट. इंडिया के ग्लोबल एफर्ट्स क्या हैं. तो इंडिया के ग्लोबल एफर्ट्स में पहला आप यू अभी है, लाइक इंडिया इज टेकिंग लीड इन प्रमोटिंग डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट एज अ प्रायोरिटी
फॉर द G20। G20 एक इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज का ग्रुप है एंड यहाँ पे अगर डिसीजन लिए जाते हैं, अगर ऐसी मीटिंग्स होती हैं, सो दे हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ओवर द ग्लोबल इकोनॉमी। तो इंडिया क्रिएटेड दिस G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप। डिजास्टर का इम्पैक्ट ग्लोबल लेवल पे तो ऑब्वियसली पीपल्स लाइफ पे भी पड़ता है, इकोनॉमी पे भी पड़ता है, और G20 is in a unique position to make those important decisions that can help to reduce the risk of these disasters. So इसका मतलब see, it's crucial to think, protect people, अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करना। अब डिजास्टर ऐसा एक कंट्री के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, इसके जो रिस्क है वो भी इंटरकनेक्टेड है। अब ये जो वर्किंग ग्रुप है इसने कुछ प्रायोरिटीज आइडेंटिफाई करी हैं, वो क्या है? इम्प्रूविंग अर्ली वार्निंग सिस्टम टू गिव पीपल मोर टाइम टू प्रिपेयर फॉर डिजास्टर्स, जैसे साइक्लोन बिपारजय आया, आपने आईटी को इंक्लूड किया इसमें सेक्टर को, तो देखो आप काफी जिंदगियां बचा पाए हो उससे, राइट? अर्ली वार्निंग सिस्टम बहुत काम आते हैं। स्ट्रॉन्ग और रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी मैं अभी आपके साथ बात कर रही थी, एंड फाइंडिंग वेज टू फाइनेंस द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एफर्ट्स ऑल्सो। इनको थोड़ा सा और इलैबोरेट करते हैं। देखो, अर्ली वार्निंग सिस्टम इज वेरी एसेंशियल टू प्रिपेयर फॉर द डिजास्टर, मतलब वो आपको प्रिडिक्ट कर देगा साइक्लोन माइट हैपन, पीपल विल टेक एक्शंस टू स्टे सेफ। साइक्लोन बिपारजय में भी यही हुआ था, इंडिया के पास अर्ली वार्निंग सिस्टम हेल्प सेव लाइफ। टेक्नोलॉजी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है इन इम्प्रूविंग द अर्ली वार्निंग सिस्टम। नई टेक्नोलॉजीज जो है इट हेल्प कंट्रीज टू गेट एक्सेस टू दिस ग्लोबल फॉरकास्टिंग इंफॉर्मेशन। और जो यूएन सेक्रेटरी जनरल्स अर्ली वार्निंग फॉर ऑल इनिशिएटिव है, तो इस गोल का एम क्या है? इसकी यूनिवर्सल कवरेज होना फॉर एवरीवन बाय द एंड ऑफ 2027। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखो तो न्यूजीलैंड और यूएस ने फेस करे थे चैलेंजेस व्हेन देयर इंफ्रास्ट्रक्चर गॉट डैमेज टॉर्नेडोज और फ्लडिंग के चक्कर में। अगर एक इंफ्रास्ट्रक्चर आप अच्छा बना लोगे, स्ट्रॉन्ग एनफ कि वो विदस्टैंड करे डिजास्टर को, तो आप रिकवरी आगे बहुत जल्दी कर सकते हो और इसका इम्पैक्ट भी देखोगे तो काफ़ी कम पड़ेगा। इट कैन ऑब्वियसली, जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, रिजिलियंट है, तो वो डिजास्टर, क्लाइमेट चेंज जैसे इम्पैक्ट्स को, बिल्डिंग्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स, ये सभी आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो उसको विदस्टैंड कर पाएंगे, राइट? तो ये सोचना मतलब लॉन्ग टर्म है व्हेन बिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इट कैन प्रोटेक्ट द पीपल, इट कैन हेल्प द कम्युनिटीज ऑल्सो टू रिकवर फास्टर ड्यूरिंग द क्राइसिस लाइक डिजास्टर्स, राइट? अब यहाँ पर एक और बात है, 2019 में इंडिया ने और क्या किया? देखो, एक हैविंग अर्ली वार्निंग सिस्टम इज एसेंशियल। अनदर क्रिटिकल प्रायोरिटी इज मेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मोर रिजिलियंट, ये भी बता दिया। 2019 में इंडिया जॉइन हैंड्स विद यूनाइटेड नेशंस टू स्टार्ट द कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने ये किया है। इंडिया ने क्या किया? in 2019 इंडिया joined hands with the UN to start this coalition for disaster resilient infrastructure. इस कोलिशन का एम क्या है? टू डेवलप द पॉलिसीज, बाकी कंट्रीज को सपोर्ट करना, स्पेशली जो डेवलपिंग वंस हैं, इन बिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर जो विदस्टैंड कर पाए डिजास्टर को। रही बात फाइनेंस की, तो यहाँ पर वी नीड अ न्यू अप्रोच टू फाइनेंस द डिजास्टर रिडक्शन ऑल्सो। गवर्नमेंट के शेयर से सिर्फ गवर्नमेंट मैनेज करे अकेले, क्योंकि फंडिंग जो चाहिए वो बहुत ज़्यादा है, इट कैन नॉट बी मैनेज्ड। प्राइवेट सेक्टर को भी आना पड़ेगा यहाँ पे, दे शुड ऑल्सो टेक पार्ट इन दिस एफर्ट, राइट? सो कंट्रीज जैसे इंडिया है, इंडोनेशिया है, दे आर पार्ट ऑफ G20 नेशंस। वो क्या करती है ना, रिस्क मैट्रिक्स, हम क्या है, रिस्क मैट्रिक्स वी यूज टू एलोकेट द रिसोर्सेज। दो चीजें हैं, देखो, यूजिंग रिस्क मैट्रिक्स टू रिड्यूस द डिजास्टर। पहली बात, रिस्क मैट्रिक्स के अंदर एक तरीके का मेजर है कि हाउ लाइकली अ डिजास्टर कुड हैपन इन सर्टेन एरियाज, हाउ मच डैमेज इट कुड कोज। तो उसके अंडरस्टैंडिंग पे यू कैन डिसाइड कि कहाँ पर ज़्यादा रिसोर्सेज लगाने हैं, वेयर टू पुट मोर रिसोर्सेज, कहाँ मनी, कितने टूल, ताकि आप डिजास्टर को प्रिवेंट कर सको। तो दैट इज यूजिंग रिस्क मैट्रिक्स। दूसरा, इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच, वेटलैंड्स, मैनग्रूव्स, फॉरेस्ट, नेचर हेल्प कर सकता है टू प्रोटेक्ट पीपल। बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर देना और दे मतलब इंस्टेड ऑफ कि वो ही सिर्फ सहारा है, दे विल स्टॉप द डिजास्टर, तो नहीं, फोर फ्रंट पे खड़े हैं मैनग्रूव्स,
राइट, फॉरेस्ट कैन सोक अप अ लॉट ऑफ वाटर ड्यूरिंग हैविंग रेन्स, फ्लडिंग प्रिवेंट होगी, तो इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए। तीसरा, improving your national and local response to disasters. So you should try way to improve how you respond to disaster, चाहे वो national level पे भी हो चाहे local level पे हो। मतलब you should have plans in place what to do if flood happens or if an earthquake strikes. So it's like managing a game plan in sports, वैसा ही है ये पूरा concept। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं जो इस आर्टिकल में हैं, आप इनको यूज कर सकते हो अपने आंसर्स के अंदर। अगला जो आर्टिकल है वो है रिगार्डिंग रूरल, इज देयर अ रूरल बायस इन नेशनल सर्वे। अब जब मैं इसकी बात कर रही हूँ तो हम 2-3 चीज़ों के टर्मिनोलॉजीज में लिख देती हूँ जो हम इस आर्टिकल में देखेंगे। एक है प्रणब सेन कमेटी, इसके बारे में पढ़ेंगे, ये मतलब इस आर्टिकल में यही सब चीज़ें हैं। स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टेटिस्टिक्स और स्टैंडिंग कमेटी ऑन इकोनॉमिक स्टेटिस्टिक्स, तो ये 2 चीज़ें हैं, एक कमेटी हो गया, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इस आर्टिकल के अंदर आएंगी। NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अब ये आर्टिकल क्या कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली ये कमेटी सेटअप करी है, दैट इज दिस प्रणब सेन कमेटी, लेड बाय प्रणब सेन हु वाज द फॉर्मर चीफ स्टैटिस्टिशियन इन इंडिया। इस कमेटी का पर्पस है, जैसे आपका पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होता है, सैंपल सर्वे, तो बेसिकली ये जो सर्वेज होते हैं, यू कलेक्ट डेटा। कमेटी का पर्पस है टू रिव्यू, to study the methods that are used by the NSO to collect the data, उसको स्टडी करना। अब आपकी मेथोडोलॉजी बहुत पुरानी हो चुकी है, मैं बताऊंगी क्या बात है। जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का एग्जांपल लिया हुआ है इन्होंने, तो यहाँ पर मिनिस्ट्री जो है ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, दे हैड क्रिएटेड दिस स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिस्टिक्स, जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये क्या करेगी? ये एडवाइस करेगी, रिकमेंडेशंस देगी ऑन द ऑफिशियल डेटा दैट द NSO कलेक्ट्स एंड पब्लिशेस। तो इससे पहले भी एक कमेटी थी, बिल्कुल थी, 2019 में थी, स्टैंडिंग कमेटी ऑन इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स। ये क्या करती थी? ये स्पेसिफिकली इकोनॉमिक डेटा पे एडवाइस देती थी, जैसे IIP हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, राइट, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया। सो इट्स फोकस वाज लिमिटेड टू रिव्यूइंग दिस हाई फ्रीक्वेंसी डेटा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इंडस्ट्रीज, सर्विस सेक्टर्स, अगर अलॉन्ग विद दिस लेबर फोर्स स्टैटिस्टिक्स, तो वो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे रिव्यू करती थी। ये इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बड़ी है, इसका मैंडेट आप लगा लो, इसका रोल, इसकी एडवाइस जो है, इसकी जो बेसिकली आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो एडिशनल है। इट हैज अ ब्रॉडर रोल। इट्स नॉट ओनली, इट विल नॉट ओनली रिव्यू द एग्जिस्टिंग डेटा, द एग्जिस्टिंग सर्वे, साथ में डेटा गैप्स को आइडेंटिफाई करना। इट विल फाइंड एरियाज वेयर देयर इज लैक ऑफ डेटा, इंफॉर्मेशन की जहां लैक है, फिर सॉल्यूशन सजेस्ट करेंगे। फिर कमेटी विल रन स्मॉल टेस्ट और सर्वेज टू ट्राई आउट न्यू अप्रोच फॉर गैदरिंग बेटर डेटा, नए अप्रोचेस, नए टेस्ट लिए जाएंगे। और साथ ही साथ ये कमेटी स्मॉल भी है इन साइज, एज इन मतलब इट हैज फ्यूअर मेंबर्स, ताकि वर्क एफिशिएंटली हो, इट इज ईजियर टू कोऑर्डिनेट, राइट। सवाल उठता है कि जरूरत ही क्यों है? वाई देयर इज अ नीड टू रिव्यू द मेथोडोलॉजी ऑफ NSO? जब हो ही रहा है तो आपको उसकी मेथोडोलॉजी को रिव्यू क्यों करना है? देखो 30 साल हो गए हैं। जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फॉर 30 years। बात यह है कि नाउ इट हैज अ बायस टुवर्ड्स रिप्रेजेंटिंग रूरल एरिया। जैसे आप लगा लो, एक टीचर है, एक टीचर को सर्वे करना है किसी भी चीज का, वो क्या करेगी? शुरू के आगे के बच्चों से 4 सवाल पूछ लेगी, मतलब फ्रंट लाइनर्स जो फ्रंट रो पे बच्चे बैठे हैं उनसे सवाल पूछ लिया, पीछे वालों से पूछा ही नहीं, और सोच लिया कि सर्वे हो गया, तो वो कंप्लीट नहीं है ना। तो वहां पर यहाँ पर यही है कि रूरल पॉपुलेशन को, रूरल एरियाज को रिप्रेजेंटेशन जो है, इट हैज अ बायस टुवर्ड्स रिप्रेजेंटिंग लाइक रूरल नंबर्स मोर देन अर्बन एरियाज। एंड दिस सर्वे रिलाइज हेविली ऑन डेटा फ्रॉम द लास्ट सेंसस, जो 10 साल पहले होता है। इट माइट बी थोड़ा रिलायबल डेटा सोर्सेज भी होने चाहिए एज कम्पेयर टू, मतलब इट्स लाइक कि आप प्रोपोर्शन में चीजें करो। इक्वली अगर आप कोई सर्वे ले रहे हो तो वही चीज, उतने ही नंबर ऑफ रूरल पीपल हो, उतने ही अर्बन हो, उतने ही लाइक अदर कम्युनिटीज से हो। सो कहने का मतलब ये है कि प्रोपोर्शनेट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? रैंडमली एक होता है मिस्टेक्स जो हमें देखने को मिल रही हैं, वो कंसिस्टेंट नहीं है, वो रैंडम है। लेकिन इंपॉर्टेंट यही है कि अब देयर इज अ नीड
टू इम्प्रूव दैट। अब ये कमेटी क्या करेगी, चेंज नहीं करेगी मेथोडोलॉजी को, इम्प्रूव करेगी। It will review the survey methodology. It needs to focus on making the sample more representative. Enough people from cities, enough people from villages, different age groups. मतलब making sure कि right proportion में हो, from different backgrounds, from all part of the country, that truly reflects the whole population, right? So that is why this was in news, and committee will be reviewing these survey methods that focus upon making the data better. क्योंकि देखो data है तो वो आगे policies में बनाने में ही काम आता है, right? तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अगला जो आर्टिकल है वो है स्टार सी इनिशिएटिव को लेके। ये एक स्पेशल प्रोग्राम है, इसका फुल फॉर्म क्या है देख लो, सोलर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन रिसोर्सेज सेंटर इनिशिएटिव। इंडिया इज कंसीडरिंग टू एक्सपैंड टू द नंबर ऑफ पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज। क्या है ये इनिशिएटिव? इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ इन पार्टनरशिप विद यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये एक इनिशिएटिव है जिसका एम क्या है, पूरेस्ट कंट्रीज के अंदर सोलर पावर एनर्जी, सोलर पावर इकोसिस्टम को और ज्यादा बूस्ट करना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इट एम्स टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज विद इन ISA मेंबर स्टेट्स to enhance quality infrastructure for the uptake of solar energy products and services। कि सोलर एनर्जी रिलेटेड प्रोडक्ट, सोलर एनर्जी रिलेटेड सर्विसेज को, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी रिक्वायर्ड है, उन सब चीज़ों को आप एनहांस करें, उनकी क्वालिटी, एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क हो विद इन दिस ISA मेंबर स्टेट्स, राइट? तो यहाँ पर ये इनिशिएटिव वांट्स टू क्रिएट द स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ रिसोर्सेज, नॉलेज about solar energy के बारे में in the countries that are a part of international solar alliance। So this network जो है of resources, of knowledge, it will help to improve the quality, the availability of solar energy products। जैसे कि इसके कुछ important objectives हैं इस प्रोग्राम के। ये क्या है? building solar workforce, मतलब train people, develop people who can work with solar energy, have those skills to maintain the solar power systems effectively, standardizing products। Initiative wants to set the standards for solar energy products। This means like making sure कि जितने भी solar products हैं वो good quality के हों, they work well। Setting up infrastructure के अंदर जो infrastructure क्या है, basic facilities होनी चाहिए, system होने चाहिए that are needed for solar energy to be used। Raising awareness among the policy makers in the developing countries। Policy makers वही हैं who make different important decisions for the country, so they need to be informed about the benefits of solar energy in different countries। India is leading this initiative। It aims to help the member countries of ISA improve their solar energy capabilities। जहाँ इंडिया अपने नॉलेज को शेयर करेगा, अपने रिसोर्सेज को शेयर करेगा बाकी कंट्रीज के साथ, टू मेक सोलर पावर मोर एक्सेसिबल एंड हेल्पफुल फॉर एवरीवन। अब यहाँ पर जब इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात हो ही रही है तो वो देख लेते हैं, जॉइंट एफर्ट है इंडिया और फ्रांस का। COP21 जब हुई पेरिस के अंदर तो वहाँ पर इसको कंसेप्चुलाइज किया गया था। फिर 2020 के अंदर इस फ्रेमवर्क में अमेंडमेंट हुआ कि जिसके अंदर जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, दे आर नाउ एलिजिबल टू ज्वाइन दी ISA। हेडक्वार्टर इंडिया में है, इंडिया में कहाँ पर है वो कमेंट सेक्शन में बताओगे आप, ठीक है? अगला है, नीति आयोग ने लॉन्च किया है रिसेंटली इंडिया क्लाइमेट एनर्जी डैशबोर्ड 3.0। पहला सवाल, सबसे पहली बात तो कि ये नीति आयोग का है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, आप इसको अपने देखो, आंसर राइटिंग ना ऐसी होती है, ये जितने भी पॉइंट्स हैं क्लाइमेट चेंज को लेके, हमने डिजास्टर के बारे में पढ़ा, अभी हम ये भी देख रहे हैं जब इंडिया के आज थोड़ा सा टॉपिक जो है आर्टिकल्स वो क्लाइमेट चेंज और इन सब से, सोलर एनर्जी से रिलेटेड हो गए। ये सारे के सारे वो सब्जी के ऊपर धनिया डालते हैं ना, सब्जी की टेस्ट बदलता है, सुंदरता, सब कुछ ऐड कर देता है, एकदम से जान आ जाती है सब्जी में। यही कॉन्सेप्ट इसके साथ है। ये जो आर्टिकल्स आप पढ़ रहे हो ये डायरेक्टली आपके आंसर की वैल्यू को एनहांस कर देंगे, पता चल जाएगा कि आपने पढ़ा हुआ है, आपके आंसर करंट ओरिएंटेड दिखना चाहिए। अब इंडिया क्या एफर्ट्स कर रहा है उसमें सिर्फ स्मार्ट सिटीज मिशन लिखने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पर आपको ये सारी चीजें भी लिखनी पड़ेंगी। बात आ रही है समझ में? तो इसीलिए प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे इंडिया ने और क्या किया, क्लाइमेट एनर्जी डैशबोर्ड 3.0। सो बेसिकली एक स्पेशल प्लेटफॉर्म है, एक वेबसाइट है जो नीति आयोग ने क्रिएट करी है, राइट? इस प्लेटफॉर्म के अंदर क्या होगा,
वन स्टॉप प्लेस फॉर गेटिंग अप टू डेट इंफॉर्मेशन। किसके बारे में? एनर्जी के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, इकोनॉमिक डेटा के बारे में, सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाएगा। तो ये वो इंफॉर्मेशन यूज करेगी दैट इज पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट। एक ऐसा डैशबोर्ड जो शो करेगा ऑल द डेटा इन वन प्लेस। सो इजी टू यूज हो गया। इट कैन हेल्प पीपल ऑल्सो, फ्रीली आप एक्सेस कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो डेटा को यूजिंग एनालिटिकल इंजन। लोगों को भी इंसाइट मिलेगा अबाउट बेटर अंडरस्टैंडिंग दी एनर्जी क्लाइमेट सेक्टर्स इन इंडिया, राइट। इंपॉर्टेंट चैलेंजेस जो इन एरियाज के अंदर है वी कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई दैट। सो अच्छी बात यह है इस प्लेटफॉर्म के बारे में दैट इट हेल्प्स अस मॉनिटर हाउ वेल इंडिया इज प्रोग्रेसिंग इन क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन जर्नी में, कहाँ हम कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं। मतलब इट शोज अस हाउ मच वी आर मूविंग टुवर्ड्स यूजिंग क्लीनर एंड मोर इको फ्रेंडली सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब इस डैशबोर्ड के अंदर इट हैज मोर देन 500 पैरामीटर्स, ओवर 2000 इंफोग्राफिक्स। ये देखो इंटरैक्टिव विजुअलाइजेशन जो कि यूजर को अलाउ करते हैं एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाएगी। तो ओवरऑल एनर्जी, क्लाइमेट, इंफॉर्मेशन ऑन इकोनॉमी, डेमोग्राफी, तो यहां पर सब कुछ आपको एक ही पॉइंट पे मिल जाएगा और आप एनालिसिस कर सकते हो साइड बाय साइड। ठीक है, अगला जो आर्टिकल है वो है कलागढ़ टाइगर रिजर्व के बारे में। एंड पहले तो मैप, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप मैप प्रैक्टिस साथ साथ कर रहे हो। देखो अगर साथ साथ चलोगे, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करोगे, ये सोचोगे कि आज का काम है 4 दिन बाद कर लेंगे या ये अच्छा ये और दोनों चीज़ें इकट्ठे कर लेंगे, तो वो अप्रोच मत लो। वो सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेशन है, उससे आपको बहुत ज़्यादा आगे प्रॉब्लम होगी। ये एक आदत है और ये एक बहुत गंदा वायरस है जो प्रिपरेशन में बहुत नुकसान देता है। तो जैसे जैसे टाइगर रिजर्व्स कवर हो रहे हैं वैसे वैसे करते जाओ। अब जैसे आज हम उत्तराखंड घूम के आएंगे, तो आपको भी उत्तराखंड जाना है, 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट ही लगेंगे। मैप में देखना है जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज है उनको लोकेट करना है खुद से, और साथ ही साथ यहाँ पर हम एक इससे एसोसिएटेड रिवर भी पढ़ेंगे, मैं आपको अभी आगे बताती हूँ। कलागढ़ टाइगर रिजर्व जो है ये जिम कॉर्बेट है ना, वही है बस। ये कलागढ़ टाइगर रिजर्व उत्तराखंड नैनीताल में पड़ता है। When जिम कॉर्बेट वॉज एस्टैब्लिश 1974 में, तो इस पार्क का नॉर्दर्न रीजन जो था उसको रीनेम कर दिया गया था कलागढ़ टाइगर रिजर्व, राइट। इट ऑल्सो इंक्लूड्स सोन नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑल्सो अलॉन्ग विद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और इट इज नेम्ड आफ्टर कलागढ़ डैम विच इज कंस्ट्रक्टेड ऑन रामगंगा रिवर। इस रिवर के बारे में पढ़ेंगे। फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज पे लोकेटेड है। साल, शीशम और बैम्बू, ये सब मेडिसिनल प्लांट्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। टाइगर, लेपर्ड्स, एलिफेंट की बहुत अच्छी डेंसिटी है। किंगफिशर और हॉर्नबिल्स, 580 स्पीशीज बर्ड्स के यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, रही बात रामगंगा रिवर की, तो गंगा की ट्रिब्यूटरी है ये। गढ़वाल हिमालय से ओरिजिनेट करती है उत्तराखंड स्टेट में। टोटल लेंथ इसकी है 596 किलोमीटर। पूरी की पूरी उत्तराखंड और यूपी से में बहती है, और यूपी में फतेहगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये गंगा जो ये रामगंगा रिवर है ये गंगा को ज्वाइन कर देती है ऑन इट्स लेफ्ट बैंक नियर खन्नौज। ट्रिब्यूटरी इसकी है मतलब कोसी रिवर जो इसको ज्वाइन कर जाती है, एंड फॉर्मिंग कलागढ़ में ही फॉर्मिंग द रामगंगा रिजर्वोयर, को, गंगन, अरिल, दियो, तो ये इसकी सारी ट्रिब्यूटरीज है। होमवर्क है एक उत्तराखंड के मैप में आपको टाइगर रिजर्व बाकी भी लोकेट करने हैं, और रामगंगा रिवर नहीं पढ़नी, वो तो हमने पढ़ ली है। आपको पूरा गंगा रिवर सिस्टम जो है ना वो करना है आज। अगर आप साथ साथ पैरेलल चल रहे हो तो आपका इंडस वाटर सिस्टम पूरा कवर हो गया होगा अभी तक, गंगा रिवर सिस्टम भी कवर हो जाएगा। देखो यमुना न्यूज में आ गई, रामगंगा न्यूज में आ गई, ये सारी रिवर्स न्यूज में चल रही हैं, तो इनको साथ साथ कवर कर लो पूरे गंगा सिस्टम को, आप ही के लिए बेहतर है। तो मेक श्योर करना कि ये सारी चीजें आप साथ साथ पैरेलल कवर करते जाएं। तो आई होप अब आपको होमवर्क पता चल गया है क्या करना है, और सेशन में डेली आना है, रिवीजन जरूर करते रहो और सिलेबस याद कर लो। सिलेबस याद कर लोगे तो खुद कनेक्टिविटी भी बैठने लगेगी। सेशन कैसे लगते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड आज के सेशन के लिए इतना ही। दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। विल मीट यू टुमारो सेम टाइम, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। ठीक है, कोई भी डाउट होता है, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में है, आप अपने फीडबैक अपना डाउट पूछ सकते हो, मैं उसको नेक्स्ट सेशन में ले लिया करूँगी। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।